हेलो एंड वेलकम बैक। हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की इस बुक के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं शुरुआत करूंगा क्रांतिकारी चरण 1907 से 1917 तक। इसमें मैं एक बार फिर से डिस्कशन करना चाहता हूं कि हिस्ट्री स्पेक्ट्रम को हम जो बुक हैं इस तरह से पढ़ रहे हैं, अभी क्रोनोलॉजी के आधार पर हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी में मैं अलग से, जैसे ही हमारी ये लेक्चर एक बार बुक कंप्लीट होगी पढ़ के, उसके बाद में क्रोनोलॉजी के आधार पर फिर से 1885 से 1947 और भारतवर्ष में ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, आईएनसी के सभी सेशन और जो मूवमेंट हुए हैं, चाहे वो सिविलियन के हुए हैं चाहे वो सैनिक विद्रोह हैं, इनके बारे में फिर से क्रोनोलॉजी से डिस्कस करूंगा। तो आज मैं आगे बढ़ाऊंगा, जैसे हमने लास्ट में 1907 तक डिस्कस किया था। आज क्रांतिकारी चरण में 1907 से लेकर 1917 तक और 1917 से लेकर के 1939 तक किस तरह से हम क्रांतिकारी चरण में आगे बढ़े और किस तरह से गांधी जी का अभ्युदय हुआ। गांधी जी के अभ्युदय को हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा जो बीच में इवेंट्स आते हैं उसको डिस्कस करते जाएंगे। बात आती है क्रांतिकारी चरण की, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 1885 से लेकर के 1906 तक का जो काल रहा वो रहा उदारवादियों का चरण रहा। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलन, बदरुद्दीन तैयब जी, बिमल चंद्र बनर्जी, दिनशा वच्छा, बहुत सारे नाम थे इसमें। लेकिन सर्कमस्टांसिस क्या बने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जो उदारवादियों की जो नीतियां थी, उदार नीतियां थी, अनुनय विनय की नीति थी, अपने पत्रों के माध्यम से ब्रिटिशर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए वो अग्रसर थे। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ, जब वो अपने कार्य में, अपने लक्ष्य में जब वो कामयाब नहीं हो पाए, तो ऐसे में एक ग्रुप उदारवादियों में से ही, जैसे एक ग्रुप पहले तो कॉमन ग्रुप था 1885 से लेकर के, लेकिन 1906 और 7 में जैसे ही दो धड़ों में कांग्रेस का विभाजन हुआ, 1907 में सूरत फूट हुई। ऐसे में जो उग्रवादी चरण थे 1907 से लेकर के 1916 तक, उग्रवादी चरण और उदारवादी चरण दो गुटों में बंट गए और फिर से लखनऊ अधिवेशन में फिर से वो एकजुट हो गए। ऐसे में क्रांतिकारी चरण में सबसे पहले बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में एक प्रथम गुप्त संगठन बना जिसे अनुशीलन समिति। 1902 में मिदनापुर ज्ञानेंद्र नाथ बासु, कलकत्ता पी मित्रा और कलकत्ता अनुशीलन समिति जतेंद्र नाथ बनर्जी व बरिंदर घोष ने गठन किया। बात की जाए इनका जो मुख्य लक्ष्य था, ये था शारीरिक व नैतिक प्रशिक्षण देना। कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग किसी इवेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो नियर भविष्य में हमें तैयार रहना पड़ेगा, शारीरिक रूप से भी तैयार रहना पड़ेगा और नैतिक रूप से भी तैयार रहना पड़ेगा। तो अनुशीलन समिति का लक्ष्य ये था कि शारीरिक और नैतिक प्रशिक्षण दे। इसी तर्ज पर 1906 में युगांतर समाचार पत्र साप्ताहिक था और संध्या पत्र का प्रकाशन किया गया। 1908 मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश जो थे किंग्सफोर्ड, इनकी हत्या कर दी गई, हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी संलिप्त थे। इसमें खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई और अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष, वरिंदर घोष और पुलिन दास ने ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया। अरविंद घोष, वरिंदर घोष और पुलिन दास, ढाका अनुशीलन समिति। महाराष्ट्र में अगर इवेंट की बात की जाए, उग्रवादी इवेंट की बात की जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठा समाचार पत्र और केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी में था और केसरी मराठी भाषा में था। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, मैंने इसके बारे में बताया है। बात की जाए 1897 की, फिर से 1897 में पूना में प्लेग समिति के जो प्रधान थे श्री रेंट और एयरस्ट, इनकी हत्या कर दी गई। इसमें दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर, जो चापेकर बंधु थे, इन्होंने इनका हत्या की थी और इन्हें फांसी की सजा दी गई। 1899 में दामोदर सावरकर व गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला गठन किया। ये मैजिनी की तरुण इटली की तर्ज पर गठन किया गया और 1904 में
अभिनव भारत की स्थापना की गई। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की गई। पंजाब में लाला लाजपत राय, इन्होंने पत्र पंजाबी निकाला, और अजीत सिंह जी ने भारत माता पत्र निकाला। दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में 23 सितंबर 1912 लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया। रास बिहारी बोस व सचिन सान्याल की इसकी भूमिका थी। इसे दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। विदेशों में भी काफी गतिविधियां हुई। विदेशी गतिविधियों की बात की जाए तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बहुत सी जगह भारतीय जो राष्ट्रवादी थे, इन्होंने अपने अपने अनुसार कार्य किया, अपने अपने स्तर पर प्रयास किए। इसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा, सावरकर, मदनलाल ढींगरा, हरदयाल, ये रिनोन्ड पर्सनैलिटीज थे। इसमें से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में भारत स्वशासन समिति और समाचार पत्र सोशियोलॉजिक प्रकाशित किया। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी लंदन में। 1910 में नासिक षड्यंत्र केस में दामोदर सावरकर को फांसी दी गई। फ्रांस में माराव विकाजी कामा, इन्होंने वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किया, वंदे मातरम पत्र। और अमेरिका व कनाडा में लाला हरदयाल, इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी का गठन किया गया। गदर आंदोलन 1 नवंबर 1913 संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को से शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट है, ये गदर के बारे में पूछा गया है, गदर इवेंट। कामागाटा मारू प्रकरण इम्पोर्टेंट था। ये एक पंजाब के बाबा गुरजीत सिंह जी थे। इन्होंने जापान का युद्धपोत किराए पर लिया और ये जो 351 पंजाबी सिखों और मुसलमानों को लेकर वैंकूवर के लिए रवाना हुए। सिंगापुर से ले जाने का प्रयत्न किया, लेकिन इन्हें कनाडा में उतरने नहीं दिया गया, इनको रोक लगाई दी गई। और जब ये फिर वापस भारत लौटा तो इसमें इनको जबरदस्ती जो इसमें व्यक्ति थे इन पे कृत्य किए गए, और इसमें काफी जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात की जाए, इसके लिए उनके लिए रोष काफी प्रकट हुआ। बात की जाए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, इसी बीच 1914-1918 की बात की जाए तो इसी बीच कुछ भारतवर्ष में गतिविधियां हुई। भारतवर्ष ने जो ब्रिटिशर्स से निपटने के लिए सबसे पहले अगर होम रूल लीग की बात की जाए, होम रूल लीग एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था 1916 में। ये दो एक भारत में इनके द्वारा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया। अगर आयरिश होम रूल की तर्ज पर ही ये जो 1896 में आयरलैंड का था, इसकी तर्ज पर इसका गठन किया गया। थियोसॉफिकल महिला एनी बेसेंट 1896 में भारत आई थी। 1915 में एनी बेसेंट जी ने अपने पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो पत्र हैं इनका प्रकाशन किया। इसका जो मुख्य लक्ष्य था स्वशासन की मांग करना, उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में मिलाना, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट थे इन्हें पुनः कांग्रेस में मिलाना ही मुख्य लक्ष्य था। तिलक का होम रूल लीग इंडियन होम रूल लीग कहलाया। इन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगाम पुनः इसका मुख्यालय स्थापित किया, और बेसेंट ने जो होम रूल की स्थापना की सितंबर 1916 में मद्रास अडयार, अडयार मैंने लिखा नहीं है इसमें, अडयार नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। जॉर्ज अरुंडेल इसके सचिव चुने गए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जो लीग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। इसके बाद 20 अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा, इंपॉर्टेंट है ये। बात की जाए जब मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे, तो 1914 से 18 के बीच जो युद्ध लड़ा गया, इस दौरान मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि अगर भारत का सहयोग, अपेक्षित सहयोग अगर ब्रिटिशर को चाहिए था तो कुछ भारत के लिए आश्वासन देना जरूरी था। ऐसे में मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, कि भारतवर्ष में स्वायत्त संस्थाओं के लिए डोमिनियन स्टेटस के लिए कार्य किया जाएगा। लेकिन इसी बीच वेलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अनरियस्ट
भारतीय अनरेस्ट का जनक कहा है और इन्हें भारत में उग्रवादी राजनीति का जनक माना गया है। गांधी जी ने होम रूल लीग से बेशक वो जुड़े थे, लेकिन उन्होंने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। 1920 में गांधी जी ने इनकी सदस्यता स्वीकारी और 1920 में ही इस आंदोलन का नाम बदलकर इसका जो नाम रखा गया स्वराज्य सभा कर दिया गया। लखनऊ अधिवेशन 1916, अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, इसमें जो उदारवादी और अतिवादी गुट जिनका विभाजन हुआ था 1907 में, जो फूट पड़ी थी, ऐसे में 1916 में फिर इनका गठन हुआ और मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता किया गया। इस समय जो आईएनसी का जो अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार जी ने की। डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। मुस्लिम लीग के रवैये में परिवर्तन आया। और अगर बात की जाए कि मुस्लिम लीग क्यों समीप आई इस वक्त, इंडियन नेशनल कांग्रेस के समीप क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर दो तीन जो कारण थे वो इम्पोर्टेंट कारण थे। सबसे पहला कारण था कि 1912-13 में जो बल्कान युद्ध हुआ, इसमें ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता करने से इनकार कर दिया। ऐसे में यहाँ भारतवर्ष में भी ब्रिटिश शासन था, तो भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश का सहयोग करने के लिए इनकार कर दिया। उसके बाद बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ 1911 में, कुछ मुसलमान थे जो बंगाल विभाजन के पक्ष में नहीं थे, और जो बंगाल विभाजन रद्द किया गया, इससे मुसलमानों को निराशा मिली। इसी दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल पत्र निकाला और मोहम्मद अली ने कॉमरेड पत्र निकाला, जिसमें सरकारी दमन को निशाना बनाया गया। 1916 के जो समझौते हुए, इसके जो परिणाम निकले, कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार किया। मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर दिया गया। निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या का एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया। इस समझौते की काफी आलोचना भी हुई है। इसमें क्या हुआ कि राजनीति की दो अलग अलग दिशाओं का युग आरंभ हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा, द्विराष्ट्र जो सिद्धांत है, इसकी अवधारणा शुरू होगी। हिंदू मुस्लिम के साथ लाने के प्रयास विफल रहे। इसमें अगर बात कही जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता, बेशक समझौता तो हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, लेकिन हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए प्रयास नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो दो ही राष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा को बढ़ावा मिला। मोंटेग्यू घोषणा की बात की जाए तो मोंटेग्यू भारत सचिव थे। 20 अगस्त 1917, स्वशासन व उत्तरदायी सरकार हेतु प्रयास, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। लेकिन इसके लिए भी आपत्ति जताई गई, कांग्रेस द्वारा भी आपत्ति जताई गई, क्योंकि इसमें बेशक ये तो कह दिया गया कि भारत में स्वशासन और उत्तरदायी सरकार हेतु प्रयास किए जाएंगे, लेकिन कब ये दिया जाएगा उत्तरदायी शासन, इसके लिए कोई निश्चित समय अवधि नहीं थी। बेशक होम रूल लीग ने स्वशासन की मांग की और लखनऊ अधिवेशन 1916 के प्रयासों से ही मुस्लिम लीग हिंदू के उदारवादी और अतिवादियों को संगठित किया गया। बात की जाए 1919 से 1939 तक की, 1919 से 1939 तक का जो टाइम पीरियड है, ये जन राष्ट्रवाद का रहा। ऐसे में ही गांधी जी का आगमन जो 9 जनवरी 1915 को पहली बार ये भारत आए। इसके बाद इन्होंने जो अभियान की शुरुआत की, भारतवर्ष को जोड़ने की जो शुरुआत की, यहाँ से फिर जन राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला। जन राष्ट्रवाद की अगर शुरुआत की जाए तो गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इनमें जो जन सुनवाई के दौरान जो लोगों के ऊपर या कर लगाए गए थे, टैक्स लगाए गए थे, उसका जब राष्ट्र के लोगों को फायदा मिला, उनके पक्ष में जो निर्णय हुए, इससे जन राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी कुछ ऐसे इवेंट हुए, जैसे रूसी क्रांति की बात की जाए, 7 नवंबर 1917 रूसी क्रांति, 7 नवंबर 1917 रूसी क्रांति की बात की जाए तो बोल्शेविक दल के समर्थक थे। इन्होंने रूस के निरंकुश, स्वेच्छाचारी और अत्याचारी जारशाही शासन को समाप्त कर दिया। लेनिन के नेतृत्व में प्रथम समाजवादी व सोवियत संघ की स्थापना की गई। तो इससे भारतीयों में राष्ट्रवाद को और बढ़ावा मिला कि अगर रशिया जैसे राष्ट्र को भी बदलाव
की स्थिति से गुजरना पड़ा और लोगों के प्रयासों से जो ज़ारशाही का जो निरंकुशवादी शासन का अंत कर दिया गया, तो क्यों ना ये चीज़ें भारत में भी संभव हो, तो भारत में संभव करने के लिए भी प्रयास किए गए। इसके बाद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 उत्तरदायी शासन की प्रगति के लिए ये प्रयास किए गए। कारण था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसमें नरम दल के सदस्य संतुष्ट नहीं थे। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया, परंतु युद्धोपरांत उन्हें ऐसे किसी अधिनियम की मंशा थी कि जिससे भारतवर्ष के लिए एक उत्तरदायी शासन और स्वशासन के लिए प्रयास किया जाए, लेकिन ब्रिटिश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये भी जनराष्ट्रवाद का कारण रहा। भारतीयों द्वारा स्वशासन की मांग को तीव्र कर दी गई। विशेषता की बात की जाए, जो 1919 का एक्ट था, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी, इसमें प्रांतीय सरकार में द्वैत शासन प्रणाली और जन्मदाता जो इसके द्वैत शासन प्रणाली के थे, ये थे सर लियोनिल स्कॉटिश। प्रांतीय विषय दो भागों में बांटे गए, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, और मंत्रिपरिषद को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी कर दिया गया। इसके बाद में 1919 के जो एक्ट है, इसके बारे में फिर से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। मताधिकार की बात करेंगे, गांधी जी का अभ्युदय और जो अहिंसात्मक चरण भी रहा, जो इसके बारे में हम प्रॉपरली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।